तो आज हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी, जिसको हम लोग समरी बोलते हैं एनसीईआरटी के। और क्लास 9 देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका चैप्टर का नाम है। हम सभी जानते हैं कि 9th और 10th से आपको पेपर 1 में स्टेट में भी क्वेश्चन आता है। ऐसे तो एनसीईआरटी से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ से आपको एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उस कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट इस टॉपिक का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। द स्टडी ऑफ कैथोड, कैथोड के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं। ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैस एट वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर पे गैस के माध्यम से जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस। उस समय क्या होता है, कैथोड रेज का आपका प्रोडक्शन होता है। कैथोड रेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये आपको कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज भी है, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कैथोड रेज किस डायरेक्शन में कैसे मूव करता है, आपको स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। तो कैथोड रेज हैव सम मैकेनिकल एनर्जी, कैथोड रेज के पास कुछ मैकेनिकल एनर्जी रहता है। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल से आपको चार्ज रहता है और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आइए इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं। ये आपका रहा इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये आपका सब एटॉमिक का क्या है, सब एटॉमिक का और फंडामेंटल पार्टिकल है जो 1 यूनिट चार्ज आपको नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। इट रिप्रेजेंट बाई ई माइनस। इसको इलेक्ट्रॉन के इस तरह इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10 पे पावर -31 किलोग्राम। ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखा जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10 पे पावर -31 kg। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 पे पावर 19 कूलम होता है, आपको C होता है। ये आपका चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 C। अब हम लोग इसको प्रोटोन के बारे में स्टडी करते हैं। आपका प्रोटोन क्या है, डिस्कवर बाय द गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्कवर हुआ था 1886 में। एनोड रे और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, इस पर था एनोड रे और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में हुआ था। आपको ये पॉजिटिवली चार्ज है, जो प्रोटॉन है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 पावर -24 kg। यह मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10 पावर -24 kg। वन प्रोटॉन इज ए 1840 टाइम्स हेवियर दैन इलेक्ट्रॉन। आपका एक जो प्रोटॉन होता है 1840 टाइम आपका हेवी होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 C। आपका जस्ट इलेक्ट्रॉन का उल्टा हो जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। इस तरह से आप लोग स्टडी कीजिएगा तो डायरेक्ट कंपटीशन में क्वालिफाई करना ही करना है। तो आइए हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, थम्सअप मॉडल। थम्सअप मॉडल क्या है, ये सिंपल आपका एक एटम का स्ट्रक्चर है। ये आपका एटम का स्ट्रक्चर है और अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है लूज बॉन्डेड है और बाहर से पॉजिटिव स्फीयर है। तो थम्सअप मॉडल का इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं।
थॉमसन मॉडल ने क्या प्रपोज किया था? ही प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ uniform sphere of positive electricity in which electrons are distributed more or less uniformly। आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी रहता है स्फीयर के ऊपर में, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है मोर और लेस यूनिफॉर्मली में। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इसमें जो होता है दोनों मैग्नीट्यूड एटम में आपको नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। ये थॉमसन मॉडल का अपना एक्सपेरिमेंट में सर्च किया जाता है। द एटम एज ए होल इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसीलिए एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये किसने बोला था? थॉमसन मॉडल में, थॉमसन ने बोला था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में। आइए अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड्स ऑब्जर्व क्या किया था? जैसे में ये सारे एटम है, फॉयल है, गोल्ड फॉयल है आपका, और इस पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार किया। अल्फा पार्टिकल्स जो साइड में है इसका रे, ये क्रॉस कर जाता है और जो बीच में जो जा रहा है न्यूक्लियस के सामने, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिए न्यूक्लियस में भी डिफ्लेक्ट हो जाए, जो यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है इसके बारे में, और कहीं ये न्यूक्लियस से डाइवर्ट होके थोड़ा सी डाइवर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस के बाउंड्री से भी जा रहा था, हल्का डाइवर्ट हो जा रहा है। ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गया आपका। अब देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द गोल्ड फॉइल। ये आपने स्ट्रक्चर को देख लिया। अब इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसका पॉइंट देखते हैं। देखिए हम लोग ने स्ट्रक्चर में देखा है गोल्ड फॉइल के, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादा से अल्फा पार्टिकल जो क्या है आपको पास कर जाता है गोल्ड फॉइल के माध्यम से, लगभग 99%। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in every 20,000, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाई ए स्मॉल एंगल, थोड़ा सी आपको डिफ्लेक्ट हो रहा है। ए फ्यू पार्टिकल्स अबाउट 1 in about 1/6, 106 में से एक, वेयर नीदर डिफ्लेक्टेड बाई वेरी लार्ज एंगल्स और वेयर एक्चुअल रिफ्लेक्टेड बाई अलोंग देयर पाथ। इनमें कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कुछ एक्चुअल पाथ से गुजर जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू द एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जो गोल्ड फॉइल पे किया हुआ था। क्या रदरफोर्ड साहब ने एज्यूम किया? द रदरफोर्ड्स एज्यूम दैट द सॉलिड गोल्ड फॉइल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ इंडिविजुअल एटम टच। एक ही एटम का लेयर बनाया, टचिंग ईच अदर, एक दूसरे से टच किया। आपको ऊपर में दिखाया गया है जो गोल्ड फॉइल बनाया गया है। सो देयर इज ए हार्डली एनी एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, और हार्डली एनी एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, उन सब में कुछ मतलब कि एम्प्टी स्पेस हो जाता है। रदरफोर्ड एक्सप्लेन ही ऑब्जर्वेशन एज फॉलो। अब ऑब्जर्वेशन का फॉलो करना है। मेन पॉइंट ये है आपका, रदरफोर्ड में क्या एक्सपेरिमेंट में आपको ऑब्जर्व किया था। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर हम लोग के जो एटम के अंदर में है स्पेस क्या है, वह खाली है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू एज ए गोल्ड फॉइल, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है गोल्ड फॉइल से पास हो जाता है विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन। उसमें कोई मुड़ाव नहीं होता है, डिफ्लेक्ट नहीं करता है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, और कुछ ऐसा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल जो अपने पाथ से बहुत ही कम डिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्युपाई वेरी लिटिल स्पेस। इसका मतलब यह है ये जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में बहुत कम स्पेस लेता है। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, और बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री से
डिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड फॉइल एटम वेयर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन एटम। और 180 डिग्री जहाँ से आपको अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है, मुड़ जा रहा है डायरेक्ट रे जाकर, इसका मतलब यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास ऑफ द गोल्ड फॉइल के जो मास और पॉजिटिव चार्ज है वह एटम के बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेट करता है, वहां पर रहता है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के आपको न्यूक्लियर मॉडल रखा अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर। किसने रखा था? रदरफोर्ड में। विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, जिसको उसने एक 3 टर्म में फीचर दिया। देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम, और एटम के जो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है उसको न्यूक्लियस नाम दिया रदरफोर्ड ने। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, और उसने कहा कि जितने भी मास है आपको न्यूक्लियस के अंदर में रिसाइड करता है, रहता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस पाथ के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का जो साइज है आपका बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है। अब हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। इसका तो एक्सपेरिमेंट में तो बहुत अच्छा चीज बताया था, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी था जो क्लियर नहीं कर पाया। रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसने एटम का स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन किया था। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल से द एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हेवली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट। इनके हिसाब से ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज हो जो न्यूक्लियस के सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। उसने क्या नहीं रखा था? स्टेबिलिटी नहीं रखा था एटम का। इसलिए however whenever a charged particle like an electron revolve around the central force like that of nucleus, it loses energy continuously in the form of radius. However, जबकि whenever charged particle like an इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल फोर्स लाइक दैट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो चारों तरफ से आपका सेंट्रल फोर्स पे घूमता है, ये लगातार क्या करता है? आपका एनर्जी को रेडियस के फॉर्म में लॉस करता है। थस द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल कीप बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। इसलिए जो ऑर्बिट है बहुत ही जो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, जो ऑर्बिट के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वह छोटा होते जाता है, स्मॉलर बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए। ये आपको समझ लीजिएगा अच्छा सा पॉइंट। अगला देखते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम लोग ज़्यादातर कवर करते हैं स्मॉल पॉइंट को करके, आपको वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। ऐसे सब देखना आप लोग को ज़रूरी है, क्योंकि एक भी छूटने से आपको कंपटीशन में क्वालिफाइड होने का चांसेस कम हो जाता है। तो आइए अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन्स में बी डिफाइंड एज ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैड नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास आपको क्या होता है? नो चार्ज होता है, लेकिन मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, दैट ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का मास है न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है।
मास ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन हुआ 1.67 इंटू 10⁻⁻24। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आपका 0 हो जाएगा। अब हम लोग स्टडी करते हैं बोर्स मॉडल का। बोर्स मॉडल का देखिए क्या है। बोर्स मेटल का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। आपको ये है, सेल है बोर्स मेटल आपका। देखिए ए फ्यू एनर्जी लेवल इन द एटम, सबसे अंदर में न्यूक्लियस है और इसको बोर्स मेटल ने सेल में डिवाइड कर दिया है। बोर्स मॉडल को सेल में डिवाइड कर दिया है KLMN। आपको के ये आपका N1 हो गया, सेल 2 N2 हो गया, M हो गया N3 और N हो गया N4। और इसको हम लोग N² 2N² से हम लोग आपको इंडिकेट करते हैं। जैसे में सेल आपका 2 इंटू 1 है तो 1 हो जाएगा, N² 2 4। ये आपको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ये बोर्स मॉडल, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। ये बोर्स का दिया हुआ स्ट्रक्चर है एनर्जी सेल का। आइए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन द सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट विथ डेफिनेट एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी सेल। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और एक सर्कुलर पाथ है जिसके डिफिनिट एनर्जी के साथ, एक खास एनर्जी के साथ है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी सेल बोलते हैं या एनर्जी बोलते हैं। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी सेल बोलते हैं और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट, जब ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डज नॉट लॉस एनर्जी नॉर डज इट गेन एनर्जी। ना तो एनर्जी को लॉस करता है ना गेन करता है। यह बोर्स मॉडल ने दिया। लेकिन ऊपर में जो उनका मॉडल था आपका रदरफोर्ड का, उसने बोला कि एनर्जी को लॉस करता है, वो आपको ड्रॉबैक था। डिफरेंट सेल ऑफ ऑर्बिट्स आर एज्यूम्ड। डिफरेंट सेल अज्यूम किया जाता है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल एंड सो ऑन, और डिजिनेटेड एज KLMN, और KLMN से हम लोग इंडिकेट करते हैं। एवरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितने भी ऑर्बिट है एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से आपको एसोसिएट है। सो ऑन गेनिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जम्प टू द हायर ऑर्बिट। और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जंप करता है हायर ऑर्बिट पे। देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन द ऑर्बिट सेल। ऑर्बिट सेल में मेरा कैसे मतलब कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन गाइडलाइन और रूल बाय गिवन बाय बोर ब्यूरो। बोर एंड ब्यूरो के पास कुछ ऐसा रूल है वो दिया गया है। दिस इज नॉन एज बोर ब्यूरो स्कीम, और उसको हम लोग नाम उसने दिया है कि बोर ब्यूरो स्कीम भी जानते हैं हम उस। अकॉर्डिंग टू द स्कीम, उनके स्कीम के अनुसार देखिए क्या है बोर ब्यूरो के साथ जो उसने दिया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n²। जो ऊपर मैंने 2n² फार्मूला बोला था वही, ये आपको किनके द्वारा दिया था, बोर ब्यूरो के द्वारा। बोर ब्यूरो स्कीम बोलते हैं। When n is a orbit और n number of energy level indicate index 1 and 2। n क्या है आपका, एनर्जी है, और नंबर ऑफ लेवल इंडेक्स 1 and 2। Hence the maximum number of electron in different cell as are follow। the maximum number of जो k सेल में है
देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द के सेल 2n² 1 2 हो गया, सेकेंड ऑर्बिट 2 4 हो गया, थर्ड ऑर्बिट ऑफ एम से 18 हो गया, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एन सेल 4 स्क्वायर आपको 32 हो गया। इस तरह से आपका बोर ब्यूरो स्कीम दिया हुआ है। तो ये पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डैट कैन बी accommodate in the outer most orbit is 8 है। इलेक्ट्रॉन के सबसे मैक्सिमम नंबर जो कि आउटर मोस्ट पे रखता है वह 8 है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in a given cell। गिवन सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं एकोमोडेट करता है अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड, जब तक वह इनर सेल भरता नहीं है। That is the cell are filled in the step wise manner। इसलिए सेल जो होता है स्टेप वाइज मैनर आपको भरता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज नॉन एज सिस्टमेटिकली। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का आपका 1 है इलेक्ट्रॉन। हीलियम का बाहरी वैलेंसी है आपका 2, लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 2 है बाहरी में, और बोरोन का 3 है, कार्बन का 4 है बाहरी में, और नाइट्रोजन का 2 2 4 1 5 है, और ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 है, और फ्लोरीन का 7 है, 2 2 4 2 6 1 7, और बाहरी ऑर्बिट में नियोन का पूरा फुल है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। अब आ जाइए, सोडियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज में। मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज में। L3 प्लस इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन है 3 में है चार्ज पॉजिटिव। SI आपका बाहरी 4 में है। प्लम्बम आपका 2 2 4 1 5 है फास्फोरस, और सल्फर आपका 2 2 4 2 6 है बाहरी में, ऑक्सीजन के बराबर है, और क्लोरीन 2 2 4 2 6 7 है, और आर्गन आपका 8 है। ये भी आपका इनर्ट गैस है। सिस्टमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर द फर्स्ट 18 एलिमेंट, ये आपका बाहरी ऑर्बिट में कितना पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन है वो है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसमें एक घट रहा है तो F माइनस हो जाता है फ्लोरीन का। आइए वैलेंसी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी एटम के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्रॉम बोर ब्यूरो स्कीम टू द आउटर सेल ऑफ एन एटम एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। बोर ब्यूरो के हिसाब से सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे रखता है, उसमें 8 रखता है, ज़्यादा सबसे मैक्सिमम 8 और 8 से ज़्यादा नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग कम्प्लीटली फिल्ड इन आउटर मोस्ट सेल इज 0। और कंबाइनिंग कैपेसिटी और एलिमेंट का वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी जो कंबाइन करता है, जो कम्प्लीटली फुल हो जाता है, तो आउटर मोस्ट सेल में आपका वैलेंस कितना हो जाता है, 0 होता है। इनर्ट गैस लाइक हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। हीलियम के पास 2 है। ऑल अदर एलिमेंट हैव एटम विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। और कुछ एलिमेंट्स के पास कहता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। The combining capacity of atom of other element cell was explained in the term of the tendency fulfill outermost cell। ये outermost cell के बाद टेंडेंसी उसका लेकर आपका फुलफिल करता है। आप लोग इसको जो थियोरेटिकल पार्ट है समझ लीजिएगा। The atom which do not have their outermost cell, वह एटम जिनके पास outermost cell के पास क्या नहीं है, fully fill enter into the bond formation with the other atoms in order to achieve the octet or duplicate of electrons in their outermost cell। They do so either by sharing, losing
गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और बाहरी शेल में अगर उनका फुल नहीं है तो दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है, अगर कम है तो उसमें से शेयर करता है और ज़्यादा है तो उसमें से लूज करता है, एक दूसरे से कंप्लीट करता है। ये आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे, आप लोग सिर्फ इसको थ्योरी के रूप में समझिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost cell of an atom is close to the fully capacity, then the valency is determined in different way। ये अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के जो नंबर प्रेजेंट रहता है कहाँ पर, एटम के न्यूक्लियस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। आ सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर आपको क्या है, जेड से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और कार्बन का उसी तरह आपका 6 हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन का आपका कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मास नंबर। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन इज ए 12 यूनिट है बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन के पास से 12 यूनिट होता है ये मास नंबर, क्योंकि 6 न्यूक्लियस के अंदर में 6 प्रोटॉन है, उसमें दोनों को जोड़ के 12 होता है। सिमिलरली मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 27 यूनिट बिकॉज 13 प्रोटॉन होता है और 14 न्यूट्रॉन होता है। ये आपका एल्यूमिनियम का हो गया। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिटेड बाय द केम। एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट आर टू बी रिटन एज, ये मास नंबर हो गया और सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया एटॉमिक मास। किस तरह लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन तो 7 आपका हो गया क्या, ऊपर में हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, नीचे में हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के जोड़ के आपका 14 + 7 21 हो गया मास नंबर। ये आपका 23 7 4 13 23 आपका 23 हो गया मास नंबर। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन कितना है, आपका न्यूट्रॉन है, टोटल न्यूट्रॉन है 14। ये जो लिखा है आपको एक बार फिर से समझ लीजिए। ये आपका बीच का हो गया क्या, सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया, ऊपर का होगा आपका मास नंबर और नीचे का हो गया एटॉमिक नंबर। ये आपका इस तरह इंडिकेट हो गया है। ये आपका फार्मूला पता है किस तरह इंडिकेट है, मास नंबर एटॉमिक नंबर। अब हम लोग आइसोटेप देखते हैं। द डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम, द डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम, एक ही एलिमेंट के अलग एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या रखता है, सेम रखता है बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे में हाइड्रोजन एटम है, हैज 3 आइसोटोप। हाइड्रोजन एटम के पास 3 आइसोटोप होता है, एक प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका डिफरेंट मास नंबर है,
सेम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये नीचे वाला है आपका सेम है तीनों में। हाँ, प्रोटियम में भी सेम है। और आपको मास ऊपर ऊपर में जो है डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, इसमें मास नंबर डिफरेंस है। ये आपका हाइड्रोजन का एग्जांपल होगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। इसको हमेशा ध्यान में रखा कीजिएगा, इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है। आइसोटोप उसे बोलते हैं जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का आपको एप्लीकेशन देखते हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूरेनियम का U-235 इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का आइसोटोप इस्तेमाल होता है। और आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट C16 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय रेडिएशन। रेडिएशन के माध्यम से कैंसर का इस्तेमाल होता है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्वाइटर। और आपको घेंघा रोग के आयोडीन का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एज ऑफ ओल्ड वुडन आर्टिकल्स, पुराने वुडन आर्टिकल्स के एजेस आर डिटरमाइंड बाय द ऑब्जर्वेशन रेडियो एक्टिव C4 आइसोटोप ऑफ कार्बन। आपको वुड का लकड़ी का जो होता है उसका एज का पता चलता है आइसोटोप किसका से, C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन से, इससे आपका एज का पता चलता है। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को देख लीजिएगा। ये पॉइंट यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, आइसोबार। आइसोबार को स्टडी करते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होता है, एलिमेंट डिफरेंट रहता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है, विच हैव द सेम मास नंबर, और इसके सेम मास नंबर रहता है। मास नंबर इसमें सेम रहता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है और एलिमेंट भी डिफरेंट रहता है। ये आपका आइसोबार हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 एलिमेंट है कि एक कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। एक आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर है 18। ये एक दूसरे का आइसोबार है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम इज डिफरेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जब मास नंबर हम लोग देखेंगे तो आपका सेम आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये आपका मास नंबर हो गया, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसको आइसोबार्स बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है, चैप्टर नंबर 4। ये साइंस का सब्जेक्ट था। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।